हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हमने ये सीरीज शुरू की है। ये है PYQ स्पेशल सीरीज। इसमें हम जो भी लिटरेचर के एग्जाम्स हुए हैं हाल फिलहाल में, उनके जो इम्पॉर्टेंट लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको विद एक्सप्लेनेशन हम सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ये है DSSB PGT का फेब 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में। ये मेल वाला एग्ज़ाम था, फीमेल वाला नहीं था। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमने पहले सॉल्व कर लिए थे, अब उससे आगे के क्वेश्चंस को हम करेंगे आज की इस वीडियो में। आई होप इसका फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, और अभी तक किसी ने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी, उसमें जाके आपको सारे इसके पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन पेपर में कुछ अनसीन पैसेजेस वगैरह या फिर ग्रामर के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम सिर्फ लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आगे भी EMRS के पेपर को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि वो एक ही बार, अभी हाल फिलहाल में एक ही बार एग्जाम हुआ है उसका। EMRS TGT का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे, EMRS PGT का भी। देन हम DSSB के जितने PGT के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। अब जैसा कि आपको पता ही है कि TGT का और PGT का सिलेबस भी टोटली चेंज हो गया है। इनफैक्ट DSSB TGT में भी ग्रामर का पोर्शन और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, सॉरी लिटरेचर का पोर्शन और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी हमें लिटरेचर पर भी फोकस करना होगा। भले ही उन्होंने सिलेबस में ग्रामर को मेंशन नहीं किया है, लेकिन हालांकि ग्रामर का पोर्शन भी आएगा, लेकिन TGT में अभी लिटरेचर का वेटेज जो है वो ज्यादा होने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द राइटर हु वाज फ्रेंड्स विद टोरी राइटर्स जोनाथन स्विफ्ट, थॉमस पैरनेल एंड जॉन आर्बटनट एंड टुगेदर फॉर्म्ड द सैटिरिकल स्कैरिबलस क्लब। देखिए, इसमें कई सारे क्वेश्चन में ही आपको कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिन पर आगे क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट, टोरी राइटर। ठीक है, टोरी राइटर्स मतलब कुछ राइटर्स का ऐसा ग्रुप था जिसको हम टोरी राइटर्स बोलते हैं। तो वो कौन से राइटर्स हैं उनको सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो आप गूगल भी करोगे तो टोरी राइटर्स में जो नाम निकल कर आते हैं वो यही हैं, जोनाथन स्विफ्ट है, थॉमस पैरनल है, जॉन आर्बटनट है। देन और कौन से राइटर हैं, तो और राइटर है इसमें अलेक्जेंडर पॉप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर पॉप। इन चारों राइटर्स को ही टोरी राइटर्स बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने मिलकर एक सैटिरिकल स्कैरिबलस क्लब की जो स्थापना की थी। एक तरीके से आप कह सकते हैं इस टाइप का क्लब था, जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हो, सैटिरिकल मतलब ये सटायर के लिए या फिर जो हाल उस समय पर जो चल रही चीजें थी उनको सैटिराइज करने के लिए, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए ये क्लब बना हुआ था। ठीक है, अब ये टोरी राइटर्स इससे जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे इसी राइटर का नाम पूछा गया था, तो यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर पॉप। अब हम अलेक्जेंडर पॉप के बारे में बात करें तो इनका सबसे पहले इनकी बर्थ ईयर और डेथ ईयर ये हमें पता होना चाहिए। तो बर्थ ईयर क्या है, 1688 है। ठीक है, और अगर डेट की भी बात करें तो डेट है 21 मई। ठीक है, 1688 लंदन में इनका जन्म होता है। इनके जो फेमस वर्क हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इनके फेमस वर्क में जैसे आप सबसे फेमस जो वर्क है इनका वो कौन सा है, रेप ऑफ द लॉक। बहुत ही फेमस हुआ है, दी रेप ऑफ द लॉक है इसका नेम। ठीक है, अक्सर आप देखोगे अलेक्जेंडर पॉप का जहां भी जिक्र आएगा इस पर्टिकुलर वर्क को आपको हमेशा ही पढ़ के जाना होगा। जहां भी जिस भी सिलेबस में अलेक्जेंडर पॉप को जोड़ा गया है वहां पर इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इनफैक्ट उसके बेलिंडा के डॉगी के बारे में भी कई बार क्वेश्चन बने हैं कि उनके डॉगी का नाम क्या था, या फिर बेलिंडा से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस। बेलिंडा इज द कैरेक्टर ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, तो द रेप ऑफ द लॉक इनका फेमस वर्क है। ये कब आता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1712 में आता है। 1712 में ये वर्क आता है। इससे अलग अलेक्जेंडर पॉप के और कौन से वर्क है, जैसे आप रेप ऑफ द लॉक को ही देखो, 1712 में ही आता है। इसका जो रिवाइज्ड वर्जन है जिसमें और एक्स्ट्रा 3 बुक ऐड होकर आती हैं वो 1714 में आता है। इसका रिवाइज्ड वर्जन 1714 में पब्लिश होता है। ठीक है,
अभी इससे अलग अलेक्जेंडर पॉप के वर्क, जैसे आप सुना होगा आपने एसे ऑन क्रिटिसिज्म, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्रिटिसिज्म, और ये आता है 1711 में। और कौन सा वर्क है, द डंसियार्ड एंड मोरल एसेज, एन एसे ऑन मैन, सॉरी, एन एसे ऑन मैन, ठीक है, ये 1732 टू 34 के बीच में आता है, ठीक है। तो ये जानकारी थी आपकी अलेक्जेंडर पॉप के लिए। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इनके और भी अलेक्जेंडर पॉप के फ्रेंड्स में अगर और किसी का नाम आता है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, अलेक्जेंडर पॉप के और ऐसे कौन से फेमस राइटर रहे हैं जो इनके फ्रेंड रहे हैं। तो जैसे आपने नाम सुना होगा जोसेफ एडिसन का, जोसेफ एडिसन, ठीक है। और कौन से राइटर्स हैं, और है रिचर्ड स्टील, ठीक है, ये भी काफी फेमस राइटर रहे हैं, रिचर्ड स्टील। तो ये इनको भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है इससे भी रिलेट करते हुए क्वेश्चन बन जाए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, आई होप अब विजिबल होगा आपको। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा। जैसे कि हमने कल वाले पार्ट में भी एडमंड स्पेंसर के बारे में 2 या हमारे 3 क्वेश्चन स्पेंसर के बारे में थे। आप देख सकते हो एक ही पर्टिकुलर पेपर में एक ही राइटर को लेकर कितने क्वेश्चंस रिवाइज्ड होते हैं। तो जब भी हम किसी राइटर को पढ़ें तो उसको इतना मतलब अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है कि हम सारे क्वेश्चंस को सही कर पाए। अब यहाँ पे एडमंड स्पेंसर से रिलेटेड इनका जो इन्वेंशन था, एक तरीके से यूनिकनेस थी इनके लिए, तो इनका जो स्पेंसरियन स्टेंजा था या मतलब इन्होंने जो इन्वेंट किया उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हो, जैसे कि आप जानते ही हो कि स्पेंसरियन स्टेंजा वन एंड ओनली ऐसा स्टेंजा था जो 9 लाइन स्टेंजा है, ठीक है, 9 लाइन स्टेंजा है, ये आपको पता है। अब इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से है, देखिए ऑप्शंस है, ईच स्टेंजा कंटेन्स 9 lines in total, 8 lines in iambic pentameter, followed by a single Alexandrian line in iambic hexameter। तो ये आपको इसकी फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये करेक्ट हो पाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ही है, ऑब्वियसली बात है। इसमें क्या होता है कि जैसे 9 लाइन्स स्टेंजा है तो उसकी जो 8 लाइन्स हैं वो तो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, जैसे मोस्ट ऑफ द सोनेट्स आयम्बिक पेंटामीटर में। इसी तरीके से इसका जो ऑक्टेव वाला पार्ट मान सकते हो आप एक तरीके से, 8 लाइन जो है, 8 लाइन का जो स्टेंजा है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है। लेकिन इनकी जो लास्ट वाली लाइन आती है, जो 9th लाइन आती है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या है, आयम्बिक हेक्सामीटर में है, जिसको हम अलेक्जेंड्रियन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हो स्पेंसरियन स्टेंजा की अगर स्पेशलिटी देखें तो क्या है, इट इज अ वर्स फॉर्म that consists of 8 iambic pentameter lines followed by a 9th line of 6 iambic feet। जैसे आप जानते हो पेंटामीटर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम पेंटामीटर, पेंटामीटर मतलब जिसमें 5 फीट होते हैं, ठीक है। 5 फीट मतलब 1 फीट जो होता है, 1 फीट ये 2 सिलेबल से मिलकर बनता है, ठीक है, एक स्ट्रेस्ड हो सकता है एक अनस्ट्रेस्ड हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से 2 सिलेबल का जो एक योग होता है एक तरीके से, तो उसको हम 1 फीट बोलते हैं, ठीक। पेंटामीटर में क्या होता है, जब एक लाइन में, ठीक है, तो 5 फीट्स अवेलेबल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटा, पेंटा से मतलब 5, ठीक है। तो एक लाइन में जब 5 फीट ऐसे स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड के पेयर में 5 फीट अवेलेबल होते हैं तो उसको हम पेंटामीटर बोलते हैं। लेकिन जो इसकी 9th लाइन है उसको आपको ध्यान में रखना है, उसमें क्या होता है, 6 आयम्बिक फीट होते हैं। मतलब इस तरीके के जो 5 फीट होने चाहिए, अगर 5 फीट हो तो पेंटामीटर होता, लेकिन यहाँ पर 6 आयम्बिक फीट होते हैं, इसको इसलिए इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाती है इसकी 9th लाइन की, वो हो जाती है हेक्सामीटर की, आयम्बिक हेक्सामीटर। ओके, नाउ अब इसका आपको आंसर तो पता चल ही गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ईच स्टेंजा कंटेन 9 लाइन्स इन टोटल, 8 लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर फॉलोड बाय अ सिंगल अलेक्जेंड्रियन लाइन इन आयम्बिक हेक्सामीटर। इसकी राइमिंग स्कीम और नोट कर लीजिए, इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी बी सी सी, ठीक है, टोटल 9 लाइन्स।
तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है। द फर्स्ट 8 लाइन प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ फॉर्मल यूनिटी while the hexametric couplet हेक्सामीटर जो होता है वो कंप्लीट करता है द थॉट ऑफ द स्टैंजा, मतलब एक तरीके से कंप्लीशन देता है। अगर आप देखोगे कि स्टार्टिंग की लाइंस में जो है ना एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको इसकी 9th लाइंस में मिलेगा। ठीक है। इन्वेंटेड बाय स्पेंसर फॉर हिज पोएम द फेरी क्वीन, ये भी आपको ध्यान रखना है। कल वाले पार्ट में भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था कि जो द फेरी क्वीन है बहुत ही फेमस वर्क है, क्वीन एलिजाबेथ को लेकर ये वर्क है। ठीक है। 1690 में इसका पहला एडिशन आता है और इसमें स्टार्टिंग में 3 बुक्स पब्लिश होती हैं, फिर 1696 में इसका नेक्स्ट वर्जन आता है जिसमें 3 बुक्स को और एड ऑन किया जाता है। ठीक है। तो फेरी क्वीन के बारे में भी ध्यान रखना है। और फेरी क्वीन में ही ये पहली बार स्पेंसरियन स्टेंजा का उपयोग किया जाता है। ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा, इसका राइट आंसर आपको पता ही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लाइन्स आइडेंटिफाई द पोएम। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी हमें कोई लाइन होती है ऐसी जो रिपीटेड आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है हर बार ही ऐसा हो। तो इनमें तो हमें अगर याद है तभी हम इसको कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। इसको रटना ही एक मजबूरी बनता है क्योंकि इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। लेकिन कोई ऐसे पॉइंट, कोई ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे इन लाइंस को आप देख के इसके कीवर्ड से आप इसकी पहचान कर पाओगे। कैसे? देखिए यहाँ पे ओ वीप for Adonius, he is dead. Wake melancholy mother, wake and weep. तो आप सबसे पहले जो आपका नोटिस होगा ना, सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा एडोनियस पे। ठीक है। इसी से आप उस पर पहुंच जाओगे अपने वर्क पे। इनफैक्ट इसमें तो ऑप्शन भी इस तरीके से गिवन है, ये ऑप्शन एग्जैक्टली पेपर में भी सेम ऑप्शंस आए हैं, तो इसमें आप देख के ही अंदाजा लगा रहे हो। एडोनियस, एडोनियस ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। एडोनियस पोएम है एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। ठीक है। जॉन कीट्स की डेथ पर एक इलेजी लिखी जाती है। किसके द्वारा लिखी जाती है? पीबी शैली के द्वारा। ठीक है। पीबी शैली को मतलब एक तरीके से फ्रेंड थे वो जॉन कीट्स के, तो उन्हें बहुत ही धक्का लगता है एक तरीके से जब जॉन कीट्स की मृत्यु होती है, तो शैली उनके याद में या उनके दुख में ये इलेजी लिखते हैं, एडोनियस जिसका नाम है। ठीक है। एडोनियस एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब इसके अगर हम बात करें कि ये पब्लिश कब होती है, ये पोएम आपको पता चल गया, लाइन से ही आप समझ गए कि किसके बारे में बात हो रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे एडोनियस किसको कहा जा रहा है? जॉन कीट्स को कहा जा रहा है। ठीक है। पीबी शैली के द्वारा ये लिखी गई पोएम है। ये पब्लिश होती है 1821 में। 1821 में ये पोएम पब्लिश होती है। इट इज एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। शैली कैरेक्टराइज कीट्स एज एडोनियस। अब एडोनियस कौन थे? जिस मतलब जैसे इन्होंने कैरेक्टराइज किया है कीट्स को, इन्होंने एडोनियस बताया है, तो एडोनियस कौन थे? अ गॉड विच डाइज एंड रिसरेक्ट एज अ फ्लावर। ठीक है। मतलब एक ईश्वर का रूप थे एडोनियस जो थे, वो जिनकी मृत्यु हो जाती है और वो एक पुष्प के रूप में जन्म लेते हैं, एक पुष्प के लिए पुष्प की तरह जन्म लेते हैं दोबारा से। ठीक है। बाय कैरेक्टराइजिंग कीट्स एज एडोनियस, शैली वांट्स हिम टू बी इमोर्टल लाइक एडोनियस। तो मतलब इन्हें कैरेक्टराइज ऐसा करके कि ये एडोनियस की तरह इन्हें कैरेक्टराइज कर रहे हैं कीट्स को, तो वो ये चाहते हैं कि जो कीट्स है ना वो भी इमोर्टल हो जाए जैसे कि वो एडोनियस हों। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इलेजी की। जैसा कि हमने समझा कि पीबी शैली ने एक इलेजी लिखी, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इलेजी होती क्या है। ठीक है। तो इलेजी क्या होती है? इलेजी इज लाइक अ सैड सॉन्ग। ठीक है। एंड इलेजी इज अ काइंड ऑफ अ पोएम दैट इज meant to be read at a funeral। ठीक है। बेसिकली एलेजी क्या है? एक इस प्रकार की पोएम है जिसको किसी शोक सभा में, ठीक है, या किसी फ्यूनरल पर गाया जाता है या पढ़ा जाता है। ठीक। अब एक चीज और आती है, इस एलेजी को पेस्टोरल एलेजी कहा जाता है। ठीक है। जो एडोनिस जो इलेजी है इसको हम पेस्टोरल इलेजी के नाम से जानते हैं।
तो पेस्टोरल का मीन्स भी आपको पता होना चाहिए। पेस्टोरल इलेजी, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस टाइप की इलेजी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इट इज अ पेस्टोरल इलेजी। ठीक है, अब पेस्टोरल का मीन्स, तो पेस्टोरल मतलब क्या होता है? पेस्टोरल मीन्स हैविंग सिंप्लिसिटी, चार्म एंड सेरेनिटी, कॉमनली डीलिंग विद नेचर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेस्टोरल। बेसिकली अगर कहें ब्लेज लाइफ से, रस्टिक लाइफ से रिलेटेड है तो वो पेस्टोरल इलेजी है। शेफर्ड से रिलेटेड चीजें भी इसमें बोली जा सकती है। ठीक है, अब इस पोएम की फॉर्मेशन किस तरीके की है? तो पोएम जो हमारी इलेजी है एडोनियस, ये इट मेड अप ऑफ 55 स्टेंजास। टोटल इसमें 55 स्टेंजास है। कीट्स डाइड एट द रोम एज्ड 25। मात्र 25 साल की उम्र में ही कीट्स की मृत्यु हो जाती है ऑन 23 Feb 1821। और किस वजह से उनकी मृत्यु होती है? तो ट्यूबरक्लोसिस की का एक रीजन बताया गया है। काफी जगह पे उनके शिप को ड्रॉनिंग की वजह से जो बात कही गई है वो भी है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आप देख सकते हो। चलिए, इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, एडोनियस एंड इलेजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैच द ड्रामेटिस्ट विद द डायलॉग फ्रॉम देयर प्लेज। मतलब यहाँ पे तो राइटर्स के नेम गिवन है और यहाँ पर कुछ डायलॉग्स है उनके प्ले से रिलेटेड, तो आपको इनको मैच करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट लाइन गिवन है, व्हाट इज लाइफ बट अ सीरीज ऑफ इंस्पायर्ड फॉलीज। ये किसके द्वारा कही गई है? मतलब किसके ड्रामा में, किसके प्ले में ये लाइन देखने को हमें मिलती है? व्हाट इज लाइफ बट अ सीरीज ऑफ इंस्पायर्ड फॉलीज। ऑप्शंस, विलियम शेक्सपियर, जीवी शॉ, टी.एस. इलियट। तो ये आप देखोगे जीवी शॉ के एक वर्क में ये लाइन आपको देखने को मिलेगी, व्हाट इज लाइफ बट अ सीरीज ऑफ इंस्पायर्ड फॉलीज, द डिफिकल्टी इज टू फाइंड देम टू डू, नेवर लॉस अ चांस, इट डजंट कम एवरी डे। तो ये कंप्लीट लाइन है, इसमें से हाफ लाइन स्टार्टिंग में दे दी गई है। ये कहाँ से है? ये जीबी शॉ के एक प्ले से है। किसके द्वारा कही जाती है? तो ये ध्यान रखना है, मिसेस पियर्स के द्वारा कही जाती है, मिसेस पियर्स। ये कैरेक्टर है जीबी शॉ के एक वर्क की। जीबी शॉ का जो वर्क है पिग्मैलियन, उनकी ये कैरेक्टर है। ठीक है, वर्क का नाम भी पता होना चाहिए। पिग्मैलियन एक वर्क है, पिग्मैलियन के एक कैरेक्टर हैं मिसेस पियर्स। इन्होंने इस लाइन को कहा है, व्हाट इज लाइफ बट अ सीरीज ऑफ इंस्पायर्ड फॉलीज। ठीक है, इसमें ये बेसिकली ये मजाक कर रही हैं या मजाक उड़ा रही हैं प्रोफेसर हिगिंस का। ठीक है, नेक्स्ट कोट देख लेते हैं, गेट दी टू अ ननरी, व्हाई वुडस्ट दाउ बी अ ब्रीडर ऑफ सिनर्स। ये जो लाइन है ये विलियम शेक्सपियर की है। ठीक है, अगर हम थर्ड लाइन की बात करें, द लास्ट टेम्पटेशन इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजन टू डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीजन। ये टी.एस. इलियट की लाइन है। ठीक है, चलिए इनके बारे में अभी इंफॉर्मेशन आपको पता करनी है। ये मैं आपके लिए होमवर्क देती हूँ कि ये दोनों जो कोट है ना, इनका ये कौन से वर्क से हैं, विलियम शेक्सपियर के कौन से वर्क से हैं, ये आपको पता करना है। गेट दी टू अ ननरी, व्हाई वुडस्ट दाउ बी अ ब्रीडर ऑफ सिनर। एंड थर्ड लाइन इसका भी पता करना है कि टी.एस. इलियट के ये कौन से वर्क से है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज, स्पेंसर रोट अमेरिटी। देखिए यहाँ पे एडमंड स्पेंसर से फिर से एक वर्क से रिलेट करते हुए चीजें आ गई हैं। स्पेंसर रोट अमेरिटी एज अ सोनेट sequence and a marriage ode celebrating his marriage to Elizabeth Wiley. Which of the following is the characteristics of Amity? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। स्पेंसर ने एक सोनेट सीक्वेंस कह सकते हो, एमेरिटी नाम का, अमोरिटी प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है इसका। ठीक है, तो अमेरिटी नाम का एक सोनेट लिखा है। इसकी जो सोनेट सीक्वेंस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल किसके द्वारा लिखा गया है? एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया, कब पब्लिश होता है? 1594 में होता है ये वर्क अमेरिटी।
ठीक है। और ये किस फॉर्म में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है इट वॉज रिटन इन पेट्रार्कन फॉर्म। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, शेक्सपियरियन सोनेट से पहले पेट्रार्कन सोनेट आए थे। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट की जो फॉर्मेशन है उसको ध्यान में रखना है, और ये जो फॉर्मेशन है, इसकी जो फॉर्मेशन है वो पेट्रार्कन सोनेट में हुई है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 89 सोनेट। टोटल इसमें कितने सोनेट्स हैं? 89, ध्यान रखना है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 89 sonnets in total. Amerity is written in Petrarchan form, which, like all sonnets, is comprised of 14 lines divided into two parts, octave and sestet. जैसे कि आप जानते हो कि पेट्रार्कन सोनेट की जो फॉर्मेशन होती है उसमें क्या होता है कि हालांकि सोनेट क्या है, 14 लाइन्स फिक्स हैं सोनेट की, कि 14 लाइन्स की एक पोएम होती है, एक शॉर्ट पोएम होती है। ठीक है, अब पेट्रार्कन सोनेट में क्या कर दिया जाता है कि इन 14 लाइन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताया, एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, 8 लाइन और 6 लाइन, 8 लाइन्स एंड 6 लाइन। 8 लाइन को हम ऑक्टेव बोल देते हैं, 8 लाइन का जो स्टेंजा होगा उसको ऑक्टेव बोल देंगे, 6 लाइन का जो स्टेंजा होगा उसको सेस्टेट बोल देते हैं। तो 8 लाइन वाले स्टेंजा में जो मतलब स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है सारी चीजों के बारे में, क्यों 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 करके, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और सेस्टेट में उसका सोल्यूशन होता है। तो ये वाली जो फॉर्मेशन है ऑक्टेव एंड सेस्टेट की, ये पेट्रार्कन सोनेट की स्पेशलिटी है। ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि एडमंड स्पेंसर का जो ये वर्क है अमेरिटी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जाए तो इसमें टोटल 89 सोनेट्स हैं, मतलब जो 14 लाइंस की टोटल पोएम 89 है। ठीक है, वो सारी पेट्रार्कन फॉर्म में लिखी गई हैं, वो उनमें मतलब सब में ऑक्टेव और सेस्टेट में पार्ट डिवाइडेड हैं। सारी ही जो पोएम्स हैं वो सब 14 लाइंस की ही हैं। ठीक है, और ये इसमें इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ऑक्टेव और सेस्टेट में बटा हुआ है तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी ए, ए बी बी ए। ठीक है, ये ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम हो गई। और सेस्टेट की यस, सेस्टेट की जो है सी डी सी डी ई डी, इस तरीके से इसकी राइमिंग स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो इसमें क्या कहा गया? फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेरिटी? इट कंसिस्ट ऑफ 90 sonnets in total. It was dedicated to Queen Elizabeth I. It was written in Petrarchan form, या अमेरिटी was written in 1588. तो देखो इसमें सारी चीजें बाकी रॉन्ग है। आप देखोगे इसमें टोटल सोनेट कितने हैं? 90 नहीं है, कितने हैं? 89 है। ये चीज ध्यान रखनी है। इट वॉज डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ, ये भी गलत है। ठीक है, इट वॉज रिटन इन पेट्रार्कन फॉर्म, दिस वॉज the right answer. This is the correct answer. Okay, और अमेरिटी was written in 1588, no. ठीक है, ये कब लिखा गया है? 1594 में लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 is based on the following lines identify the poem. यहां पर भी इन लाइंस को पढ़ते हुए हमें पोएम को आइडेंटिफाई करना है। लाइन्स है, O may no wintry season, bare and hoary, see it half finished, but let autumn bold, with universal things of sober gold, be all about me when I make an end. Options are Endymion, Rain, Triumph of Life, ओड ऑफ लाइफ। देखिए इनमें ना लाइन से आपको कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा है। हालांकि विंटरी सीजन और ये सब देख के हमें ऐसा लगता है कि ये नेचर पोइट से रिलेटेड है, ठीक है, रोमांटिसिज्म से रिलेटेड है। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसमें ऑप्शन देखेंगे तो उससे आपका हिंट मिल सकता है। अगर इन लाइन्स की बात करें तो ये लाइन्स एंडीमियन से हैं। ठीक है, एंडीमियन जो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक पोएम है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। ठीक है, जॉन कीट्स का वर्क है। कब पब्लिश होता है? तो 1818 में ये पब्लिश होता है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान में रखनी है। एंडीमियन वर्क जॉन कीट्स का लिखा हुआ है और उसी से ये लाइंस ली गई हैं। ही डेडिकेटेड दिस पोएम टू द लेट पोएट थॉमस चैटरटन। तो कीट्स ने क्या किया है कि इस पोएम को डेडिकेट किया है किसको? थॉमस चैटरटन को। ये भी चीज ध्यान रखनी है, थॉमस चैटरटन। ठीक है, इन्होंने जॉन कीट्स ने इस पोएम को डेडिकेट किया है।
द पोएम बिगिंस विद द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो ये वाली लाइन तो बहुत ज्यादा फेमस है, आपने अक्सर सुनी होगी, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसी में से ये लाइन्स ली गई हैं, ठीक है। ज्यादातर जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होते हैं, यूपी टीजीटी में भी देखो ये लाइन कई बार रिपीटेडली पूछी गई है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जस्ट अ मिनट, इज अ जॉय फॉर एवर। तो शुरुआत जो होती है एंडीमेन की वो इसी लाइन से होती है, ठीक है। इसी में बाद में जाके ये लाइन्स हैं। और इसकी अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें, ये राइमिंग कपलेट में लिखी गई है, ठीक है। इट इज रिटन इन राइमिंग कपलेट इन आइमिक पेंटामीटर आल्सो नोन एज हीरोइक कपलेट, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर नेक्स्ट देखते हैं, कीट्स बेस्ड द पोएम ऑन द ग्रीक मिथ ऑफ एंडीमियन। ये जो मतलब इनके एंडीमियन जो वर्क है ना, ये किस पे आधारित है? तो ये ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड जो एंडीमियन थे उनसे रिलेटेड है। द शेफर्ड, जो एंडीमियन थे वो शेफर्ड थे, द शेफर्ड बिलव्ड ऑफ द मून गॉडेस सेलेना, ठीक है। द पोएम एलाबोरेट ऑन द ओरिजिनल स्टोरी एंड रिनाउंस सेलेन सिंथिया, ठीक है, एन अल्टरनेटिव नेम फॉर आर्टेमिस। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है कि इन्होंने जो कीट्स ने जो थीम लिया है ना, वो एक ग्रीक माइथोलॉजी का वर्क है, एंडीमेन उससे ली है, ठीक है। उसमें क्या है, एंडीमेन नाम का जो शेफर्ड है उसकी बिलविड है मून गॉडेस जिसका नाम है सेलेना, ठीक है। और इन्होंने सेलेना को क्या नाम दे दिया है? तो इन्होंने सिंथिया कहा है, सिंथिया, ठीक है, सिंथिया। बाकी अगर हम जॉन कीट्स की बात करें तो इनके काफी सारे फेमस वर्क हैं जिनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले इनका जन्म, जॉन कीट्स का बॉर्न है ये 1795, ठीक है। डेथ होती है इनकी 1821 में, ये चीज ध्यान रखनी है। और इनके जो फेमस वर्क हैं उसमें आपने सुना ही होगा, ओड टू अ नाइटिंगेल वर्क हो गया, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मतलब इनके 6 ओड हैं जिनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और हैं ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये भी काफी फेमस वर्क है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडीमियन। Question number 17 is, which of the following medieval writer made extensive use of everyday colloquial speech which contains more Old English derived words? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा medieval writer था जिसने क्या किया, एक्सटेंसिव यूज एवरीडे कॉलिक्वल स्पीच, जो रोजमर्रा के वर्ड्स थे, ठीक है, आम जनता की जो भाषा थी उसको उन्होंने अपने लिटरेचर की लैंग्वेज बना लिया, ठीक है। उन्होंने एक्सटेंसिव यूज किया उन स्पीचेस का जो आम जनता की भाषा के स्पीचेस थे या उनके वर्ड्स थे, ठीक है, जो विच कंटेन्स मोर ओल्ड इंग्लिश ड्राइव वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कौन से राइटर हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ, जॉर्ज ऑरवेल, जेन ऑस्टिन, जेफरी चॉसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देखिए मिडिवल पीरियड से रिलेटेड पूछा जा रहा है, मिडिल इंग्लिश का इन्होंने ज्यादातर इस्तेमाल किया है, नाम है इनका जेफरी चॉसर। इनका जो वर्क है कैंटरबरी टेल्स, उसमें भी इन्होंने मिडिल इंग्लिश जो लैंग्वेज है इनकी, मिडिल इंग्लिश को चुना है, ठीक है। अब कॉलिक्वलिज्म क्या होता है? जैसे यहाँ पे कहा गया है कि कॉलिक्वल स्पीच एक्सटेंसिव यूज करा है इन्होंने एवरीडे कॉलिक्वल स्पीच का। तो ये कॉलिक्वल क्या होता है? कॉलिक्वलिज्म इज एवरीडे लैंग्वेज, मतलब रोजमर्रा की जो भाषा होती है ना उसको हमने कॉलिक्वलिज्म का नाम दिया है। सो इट्स अप्रोप्रिएट टू मोस्ट इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट एंड ऑफन यूज्ड इन अ पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टेक्स्ट, ईमेल, सोशल मीडिया और लेटर ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब हम जो अपनी आम भाषा होती है ना, आम बोलचाल वाली भाषा, उसका इस्तेमाल करना, दैट इज कॉलिक्वल स्पीच,
ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जेफरी चॉसर। इनके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, कल वाले पार्ट में भी। और इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ना, बस आपको कैंटरबरी टेल्स को ध्यान में रखना है, पीजीटी में अक्सर उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, 18 नंबर। द हाउस ऑफ पोएम, The House of Poem, a dream poem written by Geoffrey Chaucer, was influenced by an Italian narrative poem written by which of the following writers? तो यहाँ पे उस राइटर का नाम पूछा जा रहा है जिसने, देखिए हाउस ऑफ पोएम जो है एक ड्रीम पोएम है, किसके द्वारा लिखी गई है? जेफरी चॉसर के द्वारा। जिसने इन्फ्लुएंस किया है, मतलब बेसिकली ये जो पोएम लिखी जेफरी चॉसर ने, हाउस ऑफ पोएम, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के प्रभाव में आके लिखी है, ठीक है। और किससे प्रभावित होकर इन्होंने ये वर्क लिखा है? एक कोई इटालियन नरेटिव पोएम राइटर हैं, उनका नाम आपको बताना है कि वो इटालियन नरेटिव पोएम राइटर कौन है, जिनके इन्फ्लुएंस में आके, जिनके प्रभाव में आके जेफरी चॉसर द हाउस ऑफ पोएम ये वाला वर्क करते हैं, एक ड्रीम पोएम लिखते हैं। तो इटालियन राइटर कौन से हैं वो? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, निकोलो डी बर्नार्डो, डी मैकियावेली, और मिगुल डी कार्वेंटेस, फ्रांसिस्का पेट्राका, या फिर दांते एलिगिरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, सीधे सीधे नॉर्मली इस तरीके के टिपिकल लेवल के क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं इटालियन राइटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है दांते एलिगिरी, ठीक है। इनका अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो वो आप लिख सकते हो 1265 to 1321, ठीक है। इनकी जो मोस्ट फेमस जो पोएट्री है, ज्यादातर इनकी जो, जैसे इटालियन राइटर रहे हैं, इन्होंने लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है ज्यादातर अपने वर्क्स में, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स वर्क द रेप ऑफ द लॉक इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ मोक हीरोइज्म। तो आप जानते हो, वर्क का नाम देखोगे तो राइटर आप इजीली पहचान लोगे। यहां से पूछा गया है कि इनमें से कौन से राइटर ने ये वर्क लिखा है जो मार्क हो गया है एक तरीके से मोक हीरोइज्म के लिए, ठीक है, क्योंकि इट इज एन मोक एपिक, ठीक। कौन है राइटर? अलेक्जेंडर पॉप हैं, ठीक। अलेक्जेंडर पॉप ने ये वर्क लिखा। और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम अलेक्जेंडर पॉप के लाइफ स्पैन की बात करें तो बॉर्न होते हैं 1688 में और उनकी मृत्यु होती है 1744 में, ठीक है। लंदन बॉर्न है ये। और इनके जो फेमस वर्क हैं वो क्या है? डंसियार्ड है, रेप ऑफ द लॉक है, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, ठीक है। और इनकी ट्रांसलेशंस हैं, इन्होंने ह्यूमर पे ट्रांसलेशन की हैं, वो हैं, ठीक। और रेप ऑफ द लॉक, इसको कहा जाता है मोस्ट ऑफ द, मतलब ऐसा कह सकते हो आप कि मोक हीरोइज्म या मोक एपिक की शुरुआत इस वर्क से मानी जाती है, ठीक है। रेप ऑफ द लॉक, इट इज अ मोक हीरोइक नरेटिव पोएम, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड अनोनिमसली, सॉरी, मतलब ये ना शुरुआत में अलेक्जेंडर पॉप ने अपने नाम से पब्लिश नहीं की थी, ठीक है, अनोनिमसली ये पब्लिश होती है इन लिंटन्स मिसलेनियस पोएम्स एंड ट्रांसलेशन। किस वर्क में पब्लिश होती है? ये हो सकता है क्वेश्चन बने, तो आपको ध्यान रखना है अनोनिमसली ये पब्लिश होती है, बेनाम, बिना नाम के, बिना किसी राइटर के नाम के पब्लिश होती है। और कहाँ पब्लिश होती है? तो ये ध्यान रखना है, मिसलेनियस पोएम्स एंड ट्रांसलेशंस, ठीक है। और ये कब आता है? मई 1712 में, मई 1712 में ये वर्क में इसमें पब्लिश होती है, ठीक है। ध्यान रखना, मिसलेनियस पोएम्स एंड ट्रांसलेशन। अगर आपको हैंडराइटिंग समझ ना आए तो प्लीज सुनकर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पहली बार जो पब्लिश होती है वो 1712 में, ये किसमें पब्लिश होती है? मिसलेनियस पोएम्स एंड ट्रांसलेशंस, अनोनिमसली ये पब्लिश होती है। 2 कैंटोज में ये पब्लिश होती है। स्टार्टिंग में कितने कैंटोज में, या कह सकते हैं कितने पार्ट्स में पब्लिश होती है? तो 2 कैंटोज में ये पब्लिश होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 कैंटोज, ओके। और क्या हो सकता है इसके बारे में? जैसे कि आप जानते हो रेप ऑफ द लॉक, इसमें टोटल कितनी लाइंस हैं ये पूछा जा सकता है। तो ये
34 लाइन्स हैं इसमें टोटल। नहीं, ये एपिक फॉर्म में है, वैसे लाइंस तो इतनी नहीं होंगी। आई थिंक इसमें, हाँ, स्टार्टिंग वाला जो पब्लिश हुआ था ना 2 कैंटोज में, उसमें इतनी लाइंस थी, ये ध्यान रखना है। 2 कैंटोज में जो पब्लिश होता है उसमें इतनी लाइंस हैं। आगे इसका एक रिवाइज्ड एडिशन आता है रेप ऑफ द लॉक का, ठीक है, इसका रिवाइज्ड एडिशन आता है। एक सेकेंड, रिवाइज्ड एडिशन, ठीक, written by Mr. Pop, Mr. Alexander Pop, followed in March 1714। स्टार्टिंग में तो 2 कैंटोज ही पब्लिश हुए थे 1712 में, फिर ये 1714 में पब्लिश होता है विद 5 कैंटोज। कितने कैंटोज आते हैं इसमें? 5 कैंटोज, ठीक है, 5 कैंटोज में पब्लिश होता है। इसमें टोटली 794 लाइन्स हैं, 794 लाइन्स, ठीक है। The final form of the poem appeared in 1717 with the addition of Clarissa's speech on good humor। फिर देखो रिवाइज एडिशन आता है इसका 1714 में, लेकिन इसका जो फाइनल वर्जन आता है ना वो 1717 में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो एंडिंग होती है वो 1717 में इसका फाइनल वर्जन आता है, जिसमें क्या देखने को मिलता है हमें, इसमें एडिट कर दिया गया था, एक चीज और एड ऑन कर दी गई थी, क्लैरिसाज स्पीच ऑन गुड ह्यूमर, ठीक, गुड ह्यूमर पे क्लैरिसा की स्पीच को भी एड ऑन कर दिया गया था। The poem was much translated and contributed to the growing popularity of mock heroic in Europe। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए, बेस्ड ऑन द स्टैंजा गिवन आइडेंटिफाई द पोएम। अब यहाँ पे भी स्टैंजा तो नहीं, 2 लाइंस दी हुई हैं और इनसे हमें पोएम का पता करना है। लाइन्स है, वाइल्ड स्पिरिट which art moving everywhere, destroyer and preserver here, oh here। Options are Kubla Khan, Prometheus Unbound, Ode to the West Wind, Don Juan या डन जुआन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओड टू द वेस्ट विंड। किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? तो आप इजीली बता सकते हो, ओड टू द वेस्ट विंड किसके द्वारा लिखा गया है? शैली के द्वारा लिखा गया है, पीबी शैली, पारसी वाईसी शैली, ठीक है, पूरा नाम भी ध्यान रख सकते हो। शैली के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो 1819 में लिखा गया है, 1819 इन कैसाइन वुड नियर फ्लोरेंस इटली, ठीक है। ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1820, और ये पब्लिश कब हुआ है? 1819 में लिखा जाता है और 1820 में पब्लिश होता है। ध्यान रखना है, ओड टू द वेस्ट विंड से ये लाइन है, ये लाइन ओड टू द वेस्ट विंड से है, और ओड टू द वेस्ट विंड पीबी शैले ने 1819 में लिखा, 1820 में पब्लिश होता है, ठीक है। और ये मतलब एक पोएटिक कलेक्शन था पीबी शैले का जिसका नाम था प्रोमेथियस अनबाउंड, उसी के अंतर्गत ये पब्लिश होता है। अ लिरिकल ड्रामा इन 4 एक्ट्स विद अदर पोएम्स, ठीक है। Originally published in 1820 by Charles Ollier in London as the part of the collection Prometheus Unbound, a lyrical drama in 4 acts with other poems. Some also believe that the poem was written in response of the loss of his son। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ का मानना, कुछ राइटर्स का ऐसा मानना है कि इन्होंने जो ये वर्क लिखा था ना ओड टू द वेस्ट विंड, ये इन्होंने अपने सन के लॉस हो जाने पे, सन के चले जाने की उसकी याद में एक तरीके से लिखा था। इनके सन का नाम क्या था? विलियम, ठीक है, शैली की। बॉर्न टू मैरी शैली, मैरी शैली का बेटा था वो, हालांकि इनकी 2 शादियां हुई थी, वो भी ध्यान रखना है पीबी शैली के। तो मैरी शैली से बॉर्न जो बेटा था विलियम, उनके चले जाने के बाद मतलब 1819 में इनके बेटे की डेथ हो जाती है विलियम की, और उसकी याद में ये पोएम लिखते हैं ओड टू द वेस्ट विंड। कुछ राइटर्स का ऐसा मानना है। एट द टाइम कंपोजिंग दिस पोएम, शैली विदाउट डाउट had the Peterloo massacre of August 1819 in mind। और दूसरी चीज देखो, एक तो सैडनेस इनके अपने बेटे को खो देने की थी 1819 में, दूसरा इनके माइंड में पीटरलू मैसेकेयर जब हुआ था उस टाइम पे 1819 में, वो भी था। His other poem written at the same time
और इनकी और कौन सी पोएम्स थी जो इसी समय पर पब्लिश होती हैं, रिटन होती हैं? वो है द मास्क ऑफ अनार्की। ये भी पोएम इसी टाइम पे लिखी जाती है। एक ये प्रॉम्थियस अनबाउंड एंड इंग्लैंड इन 1819, जिसका जिक्र हमने कल भी सुना था एडमंड स्पेंसर के वाले पार्ट में, ठीक है। तो उसमें भी हमने देखा था कि जो इंग्लैंड 1819 है, ये भी उसी समय पीटरलू मैसेकर के टाइम पे लिखी गई पोएम थी, ठीक है, पीबी शैली की। और प्रॉम्थियस अनबाउंड एंड द मास्क ऑफ अनार्की, ये सारी पोएम्स ओड टू द वेस्टमैन, ये सब एक साथ पीटरलू मैसेकर के टाइम पे 1819 के टाइम पे ही लिखी गई थी। अगर हम देखें तो इन सब की पोएम बेसिकली सेम ही है, क्योंकि उस टाइम के दौर से गुजरते हुए उन्होंने वही थीम रखी। तो इसकी भी थीम क्या है इस पोएम की? कभी हो सकता है हालांकि थीम पूछ ली जाए ओड टू द वेस्टमैन की, तो इसकी भी थीम क्या है? वो है पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, रेवोल्यूशन, रोल ऑफ द पोएट, ठीक है, रेवोल्यूशन एंड रोल ऑफ द पोएट, दैट वाज अ थीम, ठीक है। अगर इसकी फॉर्म की बात करें तो इसके नाम में लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लिखी गई है? तो ओड में, एक ओड फॉर्म में लिखी गई है, ओड टू द वेस्टमैन, ठीक है। इन एंशियंट ग्रीक ट्रेडिशन ओड क्या होता है? अब हमें ओड का भी पता होना चाहिए। तो एंशियंट ग्रीक ट्रेडिशन में क्या कहा गया ओड को? एन ओड वाज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ फॉर्मल पब्लिक इन्वोकेशन, ठीक है। टोटली अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन, 5 कैंटोज में आप कह सकते हो। ये जो पोएम है ओड टू द वेस्टमैन, ये 5 कैंटोज में पब्लिश होती है, ठीक है। किस फॉर्म में है? टेरेसा राइमा की फॉर्म में है। ईच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 टर्सेट। हर एक सेक्शन, जैसे 5 सेक्शंस हैं, 5 कैंटोज हैं, तो हर एक सेक्शन जो है वो 4 टर्सेट से मिलकर बना है। टर्सेट मतलब 3 लाइन स्टैंजा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन में 4 टर्सेट हैं, इज इक्वल टू 4 टर्सेट, ठीक है। टर्सेट यानी 3 लाइन स्टैंजा। और इसकी 3 लाइन स्टैंजा की अगर हम राइमिंग स्कीम बोले तो राइमिंग स्कीम है ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी एंड डी ई डी। दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ एवरी सेक्शन, ठीक है। और लास्ट में अ राइमिंग कपलेट ई ई, ये भी ध्यान रखना है, एंड में एक राइमिंग कपलेट है ई ई, ठीक है। 4 टर्सेट और एक राइमिंग कपलेट, इनसे हर एक सेक्शन मिलकर बना है, ठीक है। ध्यान रखना है, 4 तो टर्सेट है, 4 टर्सेट प्लस 1 राइमिंग कपलेट। कपलेट मतलब 2 लाइंस, टर्सेट मतलब 3 लाइंस स्टैंजा, ठीक है। तो कपलेट, कपलेट की राइमिंग स्कीम ई ई, और बाकी इसकी मैंने अभी बताई वो ध्यान रखनी है। द ओड इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। किस फॉर्म में लिखा गया है? आयम्बिक पेंटामीटर में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है इसी तरीके की अमेजिंग क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ विद एक्सप्लेनेशन। हम बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से, आपको बहुत सारी चीजें लर्न भी होंगी, आपका रिकॉल भी होगा, आप जो पढ़ चुके हैं वो भी आपको सही अच्छे तरीके से याद आएगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।